देवरानी जेठानी का झरने के पास ठंडा ठंडा फार्म हाउस। दोपहर के 1 बजे वर्षा और गायत्री जैसे ही शॉपिंग से वापस लौटकर अपने बंगलों के बाहर कार से नीचे उतरती हैं, उनके सिर के ऊपर आग उगलता सूरज उन्हें झुलसाने लगता है। दोनों देवरानी जेठानी अपने हाथों से अपना सिर ढकती हुई बंगले के अंदर भागती हैं। अरे अरे देवरानी जी, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो ये धूप तो हमें यहीं भून डालेगी। बिल्कुल सही कह रही है जेठानी जी, ऐसी गर्मी में तो बाहर 1 मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल है। उन दोनों के पति भी उनके पीछे पीछे बंगले के अंदर पहुंचते हैं। तभी उनके सास ससुर वृंदा और माधव और नंद मालती दूसरी कार से बाहर निकलते हैं। माधव गमलों में लगे फूलों के मुरझाए हुए पौधों को देखते हुए बंगलों के अंदर पहुंचते हैं। पूरा परिवार सोफे पर बैठकर एसी की ठंडक में राहत की सांस लेता है कि उनका नौकर रवि ठंडा पानी लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। रवि, माली कहाँ है? क्या उसने आज सुबह पौधों में पानी नहीं डाला था? बोलते हुए माधव पानी का गिलास लेते हैं। वो एक घूंट पीते ही हैं कि उनका माली राजेश बाहर से दौड़कर अंदर आता है और अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधकर खड़ा हो जाता है। जी सर, मैंने पौधों में पानी डाला था, लेकिन गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पानी 1 घंटे में ही सूख जाता है। अगर पानी इतनी जल्दी सूख जाता है तो फिर से डाल देना चाहिए था ना। बड़ी बहू रानी, ऐसा नहीं होता। अगर इतनी तेज धूप में पौधों में पानी डाला जाए तो वो झुलस कर मर जाएंगे। मैं शाम होने का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा है, हम पौधे जैसे नहीं, वरना हम भी झुलस जाते। बिल्कुल सही भाभी, लेकिन हम लड़कियाँ बहुत नाजुक हैं। माधव पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखते हैं। तभी इस गर्मी में हमारे फार्म हाउस के पौधों का क्या हाल होगा? वहाँ का केयर टेकर पता नहीं ध्यान रख रहा होगा या नहीं। फार्म हाउस? हाँ बहू, हमारे गांव में झरने के नीचे एक बहुत बड़ा और आलीशान फार्म हाउस है हमारा। फार्म हाउस की बात सुनते ही दोनों देवरानी जेठानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आपने तो कभी हमें बताया ही नहीं फार्म हाउस के बारे में। अरे ये सवाल जवाब बाद में कर लेंगे, अभी बहुत भूख लगी है, पहले खाना खाते हैं। विवेक की बात सुनकर रवि फटाफट डाइनिंग हॉल में खाना लगा देता है। पूरा परिवार खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। विवेक कमरे में पहुंचकर एसी ऑन करता है कि तभी उसके पीछे कमरे में गायत्री भी पहुंच जाती है। अभी और ऐसे कौन कौन से राज हैं जो तुम और तुम्हारी फैमिली मुझसे छुपा रहे हो? अभी नंद कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही अपने कमरे में पहुंचकर रिमोट से एसी का टेम्परेचर कम कर रहे विवेक से वर्षा भी फार्म हाउस से जुड़ा सवाल करती है। वैसे ये कौन सा फार्म हाउस है जिसके बारे में आज पता चला, वो भी झरने के किनारे? राज नहीं है वर्षा, फार्म हाउस तो हम गर्मियों में ही जाते हैं। उसी समय अपने कमरे में अभिनंद के बगल में बेड पर बैठी गायत्री। गर्मियों में मतलब हर साल? देखो, हमारे गाँव में जो फार्म हाउस है वहाँ बरसात और सर्दियों में नहीं जाते, गर्मियों में हर 15 दिन में वहाँ जाने का प्लान बनता है। तो अभी तक हम क्यों नहीं गए? अरे बाबा, इस साल पूरा परिवार भैया और मेरी शादी में बिजी हो गया था, तो बिजनेस में कोई ध्यान ही नहीं दे पाया, तो हम सब उसे ही संभालने में लगे हुए थे। अब सब ठीक हो गया है तो शायद अगले कुछ दिनों में हम फार्म हाउस के लिए निकल जाएं। वैसे हमारा फार्म हाउस बहुत बड़ा और शानदार है, वहाँ जाकर मन और तन दोनों को सुकून मिलता है। अपने अपने पतियों के जवाब सुनकर दोनों देवरानी का मन शांत हो जाता है। वो 2 दिन बाद दोनों शाम के समय बालकनी में खड़ी होकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मोहल्ले में हो रही हलचल देख रही थी। उनके पड़ोसी अपने घर के बाहर खड़ा फोन पर बात करते हुए, ये क्या बात हुई? अभी तक पानी का टैंकर नहीं पहुंचा और आप कह रहे हो कि दोपहर में ही पानी सप्लाई हो चुका है। तभी वहां पानी का टैंकर आकर रुकता है। मोहल्ले वाले पानी के टैंकर के पास खाली बाल्टियां और डिब्बे लेकर भीड़ जमा कर लेते हैं और देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जेठानी जी देखिए, मोहल्ले में कितनी अफरा तफरी मची है। कोई पानी के टैंकर के लिए झगड़ रहा है, कोई टैंकर की शिकायत कर रहा है। तभी वहां दही बड़ा लेकर रवि पहुंचता है। बहू रानी, इस बार पानी की बहुत मारा मारी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बोरिंग भी फेल हो गए हैं। तभी पीछे से माधव आते हैं और रवि के कंधे पर हाथ रखकर, तुम चिंता मत करो रवि, हमारे घर में पानी की सप्लाई पर्याप्त है। तभी वर्षा देखती है कि उनके बंगलों के बाहर सड़क पर एक कुत्ता और बैल गर्मी और प्यास की वजह से बेहोश हो गए हैं। वो बालकनी से नीचे की तरफ भागती है। अरे वो देखो, कुत्ता और बैल गर्मी और प्यास के मारे गेट के सामने बेहोश हो गए। जल्दी आओ, हमें उन्हें पानी पिलाना होगा। वो दोनों फटाफट सीढ़ियां उतरकर गार्डन में पहुंचती हैं। वर्षा पानी का पाइप बैल और कुत्ते के पास ले जाती है और गायत्री पानी चालू कर देती है। तब तक दोनों देवरानी जेठानी गर्मी से बेहाल और पसीने से तरबतर हो जाती हैं। बाप रे, हम तो 2 मिनट भी ये धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये बेजुबान जानवर कैसे करते होंगे। तभी वहाँ टैंकर से भरकर 2 बाल्टी पानी अपने घर ले जाता हुआ विशाल पहुँचता है। अरे बेटा, हम इंसानों ने प्रकृति का इतना दोहन किया है कि अब नदियां और तालाब भी सूखने लगे हैं। बेचारे जानवर तो मरेंगे ही। बोलता हुआ विशाल वहाँ से चला जाता है और वर्षा दोनों जानवरों को पानी पिलाती रहती है और रुक रुक कर उन्हें नहला भी देती है।
कुछ देर बाद जब उन्हें गर्मी और प्यास से राहत मिलती है तो वो उठकर वहां से चले जाते हैं और वर्षा फटाफट बंगलों के अंदर की तरफ भागती है। जल्दी अंदर चलो देवरानी जी, नहीं तो हमारी स्किन टैन हो जाएगी। दोनों देवरानी जेठानी हॉल पहुंचकर ही रुकती हैं। प्यासे जानवरों को पानी पिलाकर कितनी खुशी मिलती है ना। हाँ जेठानी जी, खुशी तो मिलेगी दूसरों को सुकून देने के बाद, लेकिन अभी हमारी हालत खराब है गर्मी से। हमें सबसे ज्यादा सुकून की जरूरत है और हमें सुकून स्विमिंग पूल में नहाने के बाद ही मिलेगा। दोनों देवरानी जेठानी फटाफट अपने कमरे में जाकर टॉवल ले आती हैं और बंगलों के बैकयार्ड में बने स्विमिंग पूल की तरफ चल देती हैं। और जैसे ही स्विमिंग पूल के पास पहुंचती हैं, स्विमिंग पूल में एक भी बूंद पानी न देखकर, हे भगवान, यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है। तभी उनका माली वहां आता है। राजेश भैया, आपने स्विमिंग पूल में पानी क्यों नहीं भरा? बड़ी बहू रानी, नगर निगम ने पानी देने से मना कर दिया है। अब तो बस उतना ही पानी है जितना हमें पीने और नहाने के लिए जरूरी है। अब इस गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? कुछ देर सोचते हैं और फिर चलो वाटर पार्क चलते हैं। क्यों ना हम अपने उसी झरने वाले फार्म हाउस चलें? लेकिन वहाँ भी तो सूखा ही होगा ना। दोनों देवरानी जेठानी बातें करते हुए हॉल तक पहुंचती हैं, जहां पहले से ही उनका पूरा परिवार इकट्ठा था। बहुओं तैयार हो जाओ, हम फार्म हाउस जा रहे हैं। फार्म हाउस, वहाँ पानी होगा ना? बहू तुम उसकी चिंता मत करो, झरने में हमेशा पानी रहता है। वो पानी पहाड़ के पेड़ों की जड़ों से रिस कर आता है, वहाँ कभी पानी कम नहीं होता। दोनों देवरानी जेठानी फटाफट अपने अपने कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर साड़ियाँ, सलवार सूट, वन पीस और जरूरी सामान की पैकिंग करके हॉल में पहुंचती है। और फिर पूरी फैमिली 2 कारों में बैठकर फार्म हाउस के लिए निकलती है। सूरज ढलने से ठीक पहले वो सभी झरने वाले फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं। जैसे दोनों देवरानी जेठानी कार से बाहर कदम रखती हैं और उनकी नजर झरने पर पड़ती है। वाओ, ये तो जन्नत है। तभी हवा में घुली पानी की ठंडी बूंदें दोनों के चेहरों से टकराती हैं। यही है असली सुकून जिंदगी का। दोनों देवरानी जेठानी अपने पूरे परिवार के साथ ढलते सूरज के लालिमा में सुनहरा हो चुका झरना, झरने से बहती नदी, झरने के बगल से बने सफेद फार्म हाउस जो अभी नारंगी दिखाई पड़ रहा है, नदी में पानी पी रहे पंछियों, फार्म हाउस और झरने और नदियों के अगल बगल लगे आम, जामुन, पीपल और बरगद के पेड़ों के ऊपर उड़ रहे पक्षियों को देखती हुई फार्म हाउस की फेंसिंग तक पहुंच जाती हैं। उनके ससुर आगे आते हैं और फेंसिंग का दरवाजा खोलते हैं। अरे चलो भाई, हम पहुंच गए अपने झरने वाले फार्म हाउस में। वो सभी फार्म हाउस के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें फर्श में जमी धूल, दीवारों और कोने में लगे मकड़ी के जाले और सूखी पत्तियों के ढेर दिखाई देते हैं। पापा जी, ये क्या है? यहाँ तो चारों तरफ गंदगी और धूल है। तभी गायत्री की नजर जाले में रेंग रही बड़ी सी मकड़ी पर पड़ती है। ओफो, देखो कितनी बड़ी मकड़ी है। अरे बहू डरो मत, ये फार्म हाउस है, कोई होटल नहीं है। काफी समय से बंद था, तो मकड़ी सांप बिच्छू का होना लाजिमी है। पापा जी, तो आने से पहले साफ सफाई क्यों नहीं करवाई? इतने नौकर चाकर किस लिए? नौकर तो हैं बहू, लेकिन कभी कभी खुद भी काम करना चाहिए, हाथ पैर चलते रहते हैं। चलो अब तुम दोनों पूरा फार्म हाउस साफ करो, जब तक मैं और तुम्हारे ससुर बाहर का मुआयना करके आते हैं। बिल्कुल मम्मी, तब तक हम लोग झरने में नहाने जा रहे हैं, मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा है। और हाँ, बचपन की यादें ताजा हो गई, जामुन खाते खाते झरने में नहाते थे, फिर से वही करेंगे। चलो भैया और मालती, तुम भी चलो। वो पांचों वहां से चले जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी फार्म हाउस के हॉल की खिड़की से अपने पति को झरने के नीचे तैरते हुए देखती है। और जेठानी जी, हमने आज तक अपने कमरे में झाड़ू तक नहीं मारी और आज पूरा फार्म हाउस साफ करना पड़ेगा। क्या करे देवरानी जी, ससुर जी की बात टाल भी तो नहीं सकते। चलो शुरू करते हैं। दोनों देवरानी जेठानी कोने में रखे झाड़ू उठाकर फर्श साफ करने लगती हैं। तभी वर्षा के हाथ में एक बड़ी मकड़ी गिरती है। डर के मारे उसके हाथ से झाड़ू छूट जाता है। बाप रे, मकड़ी मकड़ी! मकड़ी वर्षा के हाथ से कूदकर सोफे के नीचे घुस जाती है। अरे दीदी डरो मत, तुम तो हिम्मत वाली हो। तभी गायत्री की नजर सोफे के नीचे से निकले बिच्छू पर पड़ती है। अरे माँ, बिच्छू भागो! डर के मारे गायत्री के हाथ से भी झाड़ू छूट जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी हिम्मत जुटाकर झाड़ू उठाती हैं और फर्श पर बिखरी पत्तियां साफ करने लगती हैं। तभी एक कोने में दोनों को सांप की झलक दिखती है। सांप! गायत्री भागो, सांप! फार्म हाउस में बैकयार्ड में लगे आम, पपीता, जामुन और अमरूद के पौधों के पास खड़े उनके सास ससुर उनकी बातें सुनते हैं। और ये बहुएं भी ना कीड़े मकोड़ों से कितना डरती हैं। और इधर वो दोनों हांफते हुए पसीने से तरबतर होकर डरी हुई साफ सफाई जारी रखती हैं। वो दोनों एक बार फिर खिड़की से झांकती हैं तो उन्हें अपना पूरा परिवार झरने में नहाते हुए मस्ती करता और एक साथ सेल्फीज क्लिक करता दिखाई देता है। जेठानी जी देखो, वो लोग झरने में नहा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, और हम यहाँ देखो, हम पसीने में नहा रहे हैं। उम्मीद तो पहले ही नहीं थी, लेकिन इतनी नाइंसाफी। पानी सामने है और हम उसे छू भी नहीं सकते। जेठानी जी जल्दी हाथ चलाओ, जितनी जल्दी काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी हम भी उस झरने का मजा ले पाएंगे।
वो दोनों फटाफट हाथ चलाकर हॉल, सभी रूम और किचन साफ करके सूरज डूबने से पहले झरने के पास पहुंच जाते हैं। उस समय उनका पूरा परिवार झरने के किनारे पत्थरों पर पानी में पैर डाले बैठे हुए थे। अरे बहू, इस समय यहाँ क्या कर रही हो? पापा जी सफाई हो गई, अब हम भी नहाने आए हैं। नहाने? अब तो खाना बनाने का समय हो गया है। जाओ पहले जाकर खाना बनाओ, नहा बाद में लेना। क्या खाना? पर यहाँ तो गैस चूल्हा ही नहीं है, खाना कैसे बनेगा? ओहो, मैं तो भूल ही गया था, गैस का इंतजाम नहीं हो पाया। अब जब तक यहाँ हो, बॉन फायर जलाकर खाना बनाना होगा, या फिर मिट्टी के चूल्हे पर। लेकिन हमने तो कभी इस तरीके से खाना बनाया ही नहीं। कोई बात नहीं बहुओं, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के साथ फार्म हाउस के बैकयार्ड में जाती हैं। उनकी सास वृंदा सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके एक दूसरे के सहारे करके जमा देती हैं, फिर माचिस की तीली जलाकर आग जला देती हैं। बहुओं, अब जल्दी से आटा गूंथ कर रोटियां सेक लो, आँच के ऊपर ही पकाना, और मैं टमाटर और बैंगन ला कर देती हूँ। तुम दोनों अच्छा सा भरता भी बना लेना, तब तक मैं कपड़े चेंज कर लूँ। इतना बोलकर वृंदा वहां से फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। वृंदा के जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी किचन में जाती हैं और वहां से एक परात में आटा, चिमटा, थाली, रोटी रखने का बर्तन, नमक, चम्मच और थाली लेकर वापस आती है। बॉन फायर से निकलता हुआ धुआं उनकी आंखों पर पड़ता है। जेठानी जी, क्या किस्मत है हमारी, हम यहाँ मर रहे, खाना बना रहे और नहाने का मौका भी नहीं मिला। आटा गूंथते हुए, बस चुप रहो देवरानी जी, अभी तो 3 दिन और रुकना है, आज नहीं तो कल सही, नहा तो लेंगे ही। आटा गूंथ जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी बॉन फायर के ऊपर आग में रखकर ही रोटियां सेकने लगती हैं। कुछ देर बाद उनकी सास उन्हें बैंगन और टमाटर लाकर देती है। वो दोनों रोटियां सेककर भरता बनाती हैं और पूरे परिवार को झरने के पास ही लालटेन की रोशनी में सर्व करती हैं। झरने की आवाज सुनते ही और ठंडी हवा का मजा लेते हुए वो सभी खाना खाते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि सुकून कहाँ है, तो मैं उसे यहाँ ले आऊं। हाँ, उसे अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। खाना खाकर सभी मर्द झरने के पास चारपाई बिछाकर ही सो जाते हैं और सभी औरतें फार्म हाउस के अंदर कमरे में। थकी हुई दोनों देवरानी जेठानी कुछ ही देर में गहरी नींद में सो जाती हैं। फिर अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें झरने से टकराती हैं, वैसे ही उनकी सास वृंदा उन्हें हिलाते डुलाते हुए, अरे वर्षा, गायत्री, उठो, ये शहर नहीं गांव है, जल्दी उठो, तुम लोगों को पौधों में पानी डालना होगा वरना वो मुरझा जाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाती हैं। क्या पानी डालना है? नौकर कहाँ है? नौकर वो घर पर है, यहाँ फार्म हाउस पर नहीं, जल्दी उठो और काम पर लग जाओ। दोनों देवरानी जेठानी आंख मलती हुई फार्म हाउस के बाहर जाती हैं और फेंसिंग के पास रखी बाल्टियां उठाकर झरने से पानी ले जाकर बैकयार्ड में लगे सब्जियों के पौधों, टमाटर, बैंगन, कद्दू, करेला और लौकी में डालने लगती हैं। तभी वहीं पास ही खाली पड़ी गौशाला में उनके ससुर एक गाय लाकर बांध देते हैं। वो दोनों उन्हें देखती हैं और, पापा जी, आपने इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया तो बोरिंग क्यों नहीं करवाई? अरे बोरिंग तो है बहू, लेकिन लग रहा है वो खराब हो गई है, काफी दिनों से बंद पड़ी थी ना। बाप रे, अब तो हालत खराब हो जाएगी। अरे चलो तुम लोग सिंचाई जारी रखो, मैं नहाने जा रहा हूँ। माधव वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही विवेक और अभिनंदन वहां पहुंचते हैं और उन दोनों के हाथ से बाल्टी ले लेते हैं। तुम चिंता मत करो वर्षा, हम तुम्हारी मदद करवा रहे हैं। तभी दोनों देवरानी जेठानी देखती हैं कि उनके ससुर फार्म हाउस से कंधे में टॉवल डाले हुए निकलते हैं और उनका रास्ता एक काला कोट पहने व्यक्ति रोक लेता है और कुछ देर बात करने के बाद वो अंदर जाते हैं और शर्ट पैंट पहनकर उसके साथ चले जाते हैं। वो कौन है और उसके साथ पापा जी कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता देवरानी जी। भाभी, उन पर ध्यान मत दो, होगा कोई गाँव वाला। तभी गायत्री अपने हाथ देखती है। अरे बाप रे, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। तुम अंदर जाकर आराम कर लो, ये काम हम कर देते हैं। दोनों देवरानी जेठानी जैसी फार्म हाउस के अंदर जाती हैं, वहां रखे सोफे पर मालती के साथ बैठी उनकी सास वृंदा। अरे बहुओं, मुझे चाय पीनी है, जाओ चाय बनाओ, लेकिन गाय के दूध की। लेकिन मम्मी जी, दूध तो है ही नहीं। तुम्हारे ससुर जी जो गाय लाए हैं वो दूध देती है, जाओ उसका दूध निकाल लो। दूध? लेकिन हमें दूध निकालना नहीं आता। चलो मेरे साथ, मैं सिखाती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के साथ बैकयार्ड में बंधी गाय के पास जाती हैं, वृंदा गाय का दूध दूहते हुए। देखो, ऐसे दूध दूहते हैं, सीख लो, अब तुम्हें ही करना है। दोनों देवरानी जेठानी अपने झरने वाले फार्म हाउस में अगले 2 दिन और रुकती हैं, लेकिन वो वहां सिर्फ साफ सफाई करने और सबको चाय नाश्ता देने, खाना बनाने और पौधों को पानी देने में ही बिजी रहती हैं। चौथे दिन वो दोनों खिड़की में पर्दा लगाते हुए झरने की तरफ देखती हैं और, देवरानी जी, आज चौथा दिन है। मैंने तो आज ठान लिया है कि आज तो मैं झरने में नहा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं भी, आज मैं नहीं रोक सकती खुद को। दोनों देवरानी जेठानी पर्दा लगाकर अपने अपने कमरे में जाती हैं और वहां से सनस्क्रीन, साड़ी और टॉवल लिए हॉल में आती हैं कि तभी अपने कमरे से ट्रॉली बैग लिए उनकी सास वहां आती है और, अरे बहुओं, कहाँ जा रही हो? सामान वापस रखो, वापस चलने का वक्त हो गया है।
मम्मी जी हम झरने में नहाने जा रहे हैं। आज चौथा दिन है, झरने की एक बूंद भी हमने अपने शरीर पर महसूस नहीं की। झरने में नहाने के लिए अब देर हो गई, अब घर वापस जाने का वक्त हो गया। अगली बार आना तब नहा लेना। चलो गाड़ी में बैठो। दोनों देवरानी जेठानी हताश और निराश अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और बैग पैक करके फार्म हाउस के बाहर खड़ी कार में बैठ जाती हैं। कुछ ही घंटे में वो सभी फार्म हाउस से घर वापस लौट जाती हैं। उसी दिन शाम को हॉल में सोफे पर बैठी दोनों देवरानी जेठानी। इसे कहते हैं हाथ आए पर मुंह ना लगा। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, इतनी गर्मी थी, हम फार्म हाउस गए, झरना देखा, लेकिन एक बूंद पानी का मजा नहीं ले पाए, बस काम ही काम किया। तभी वहां उनकी सास आती है और उनकी बातें सुनकर, अरे बहुओं चिंता क्यों करती हो, 15 दिन बाद फिर चलेंगे, तब जी भर के नहा लेना। इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार की थी। मतलब इस बार हम तैयारी पूरी करके जाएंगे। वो दोनों वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं और कुछ देर के बाद जब उनके पति ऑफिस से वापस आते हैं तो वो उनके पास जाती हैं और, विवेक अगली बार हम फार्म हाउस जा रहे हैं, मैं वहाँ पिछली बार की तरह सिर्फ काम करते नहीं रहना चाहती। हाँ मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन ये होगा कैसे? अच्छा समझ गया, तुम चाहती हो इस बार हमें रोहित को अपने साथ ले चलें? अरे नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं इस बार वहाँ वो सब ले जाऊँ जिससे मेरा काम आसान हो जाए और घंटों का काम मिनटों में खत्म हो जाए। क्या क्या चाहिए तुम्हें? वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। जो बात वर्षा ने विवेक से कही वही बात गायत्री ने अभिनंदन से भी कही और फिर वो अपनी जेठानी के कमरे में पहुंच गई, जहां दोनों ने एक साथ जरूरी सामान की लिस्ट बनाई और डिनर करने के बाद अपने कमरे में ही अपने अपने पति को सामान गिनाया। कॉफी मेकर, टी मेकर, रोटी मेकर, मिक्सर ग्राइंडर, वेजिटेबल कटर और एक पानी की मोटर और भी बहुत कुछ, ताकि हम वहाँ जाकर सिर्फ काम न करते रहें। सब सामान तो सही है, लेकिन पानी की मोटर किस लिए? झरने के पास जाकर झरने को सींचने का इरादा है क्या? वो तो इन सामान के अलावा भी दोनों देवरानी जेठानी पूरी रात सोचती रहती हैं कि वो झरने वाले फार्म हाउस में किस किस तरीके से एंजॉय कर सकती, और फिर अगले दिन दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ती। वो दोनों शॉपिंग ट्रॉली में फ्लोटिंग बॉल, फ्लोटिंग राफल, फ्लोटिंग मैट जैसी बहुत सी चीजें रखती हैं। देवरानी जी इस बार फार्म हाउस पर कोई काम नहीं, सिर्फ मजे होंगे। मैंने ये फ्लोटिंग बॉल और मैट ले लिए, झरने में बहुत मजा आएगा। बिल्कुल जेठानी जी, इस बार हम हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करेंगे। पिछली बार तो पूरा समय खाना बनाने और साफ सफाई में ही निकल गया था, इस बार हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। जिस समय शॉपिंग करके वो दोनों घर पहुंचती हैं उसी समय विवेक और अभिनंदन भी उसका बताया सामान लेकर घर पहुंच जाते हैं और हॉल में पूरी फैमिली उनके साथ वो सब सामान देखकर हैरान हो जाती है। तुम लोग इतना सारा सामान क्यों लाए हो? घर पर तो सब है ना? मम्मी जी आपको याद है पिछली बार हमें फार्म हाउस जाने का मौका मिला था, पर सारा समय काम में ही निकल गया था। हमने ये सारी मशीनें इसीलिए ली हैं ताकि हम काम फटाफट निपटाकर झरने में एंजॉय कर सके। उसके लिए बाकी का सामान लिया है। अपना खरीदा सामान दिखाकर, वाह मेरी भाभी तो सच में बहुत होशियार है, मैं भी साथ में मजे करूंगी। वो चारों सामान लेकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर उसी दिन की शाम को गार्डन के पौधे में पानी डालते हुए दोनों देवरानी जेठानी, जेठानी जी इस बार तो मैं खूब सारी एक्टिविटीज करूंगी। मैं तो वॉलीबॉल खेलूंगी और बटरफ्लाई स्विम भी ट्राई करूंगी। और मैं तो झरने के नीचे बैठकर घंटों योग और ध्यान करूंगी। बस अब वहां पहुंचने का इंतजार है। दोनों देवरानी जेठानी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगती हैं जिस दिन वो दोबारा झरने वाले फार्म हाउस में पहुंचकर एंजॉय कर सके। जब वो दिन आता है तो उनके हाथ सिवाय निराशा के कुछ नहीं लगता। उस दिन वो दोनों अपने पूरे परिवार और सामान के साथ फार्म हाउस के पास कार में बैठी हुई देखती हैं कि झरने में बहुत सारे लोगों की भीड़ नहा रही है और फार्म हाउस को घेरे हुए बहुत सारे पुलिस वाले, वकील और गांव के लोग खड़े हैं। ये क्या हो रहा है? ये पुलिस और वकील यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है जिस बात का डर था वही हुआ। किस बात का डर पापा जी? माधव बिना जवाब दिए कार से बाहर निकलकर पुलिस और वकीलों के पास जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी कार में बैठी हुई उन्हें बातें करती हुई देखती हैं। कुछ देर बाद माधव निराश होकर वापस आते हैं। क्या हुआ पापा जी? बहू, हमारे फार्म हाउस पर गांव वालों की बुरी नजर थी। उन्होंने इसे इलीगल घोषित करने के लिए केस कर दिया है। जब तक केस चलेगा हम यहाँ नहीं रह सकते। ये क्या हो गया? मैं कितनी उम्मीदों से आई थी। क्या हम एक बार भी अब झरने में नहीं नहा सकते? ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है। केस हमारे पक्ष में ही होगा, फिर जितना चाहे उतना नहा लेना। निराश होकर वो सभी घर वापस लौट जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी घर पहुंचकर कार से फ्लोटिंग बॉल, फ्लोटिंग मैट और अपने साथ ले गई सारा सामान निकालकर स्टोर रूम में रख देती हैं और फिर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद शाम को बालकनी में खड़ी वर्षा के पास विवेक और अभिनंदन जाते हैं, उनके चेहरे पर उदासी देखकर। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मुसीबत बड़ी है वर्षा, हमारा गवाह मुकर गया है और कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। लगता है फार्म हाउस अब हमारे हाथ से निकल जाएगा। विवेक की बात सुनकर वर्षा किचन में लस्सी बना रही अपनी देवरानी के पास जाती है और उसके कंधे पर सिर रखकर,
देवरानी जी, एक बहुत बुरी खबर है। केस के गवाह मुकर गए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या झरने वाले फार्म हाउस में नहाने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? अगले 2 दिनों तक दोनों देवरानी जेठानी के चेहरे पर उदासी छाई रहती है। फिर तीसरे दिन की शाम को जब वो दोनों अपनी सास और नंद के साथ हॉल में बैठी लस्सी पी रही थी, तभी विवेक, अभिनंदन और माधव हंसते हुए दंदनाते हुए वहां पहुंचते हैं। आप लोग इतने खुश क्यों हैं? अरे खुशखबरी है, इसलिए हम केस जीत गए हैं। अब फार्म हाउस अब पूरी तरह से हमारा है। विवेक अपने साथ लाया मिठाई का डिब्बा सबके सामने करके। अरे इस खुशी में आप सब मिठाई खाइए। सब लोग डिब्बे में से एक एक पीस मिठाई लेते हैं। वाह, अब तो मुझे वहाँ जाने और नहाने से कोई रोक नहीं सकता। हम कल सुबह ही फार्म हाउस के लिए निकलेंगे। अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपना जरूरी सामान कार की डिक्की में रखती हैं और पूरे परिवार के साथ झरने वाले फार्म हाउस में पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि अब झरने के पास सिवाय पक्षियों और मवेशियों के कोई नहीं है और न ही फार्म हाउस के पास पुलिस या गांव का व्यक्ति है। वो दोनों फटाफट कार की डिक्की से अपना सामान निकालकर फार्म हाउस के अंदर ले जाती हैं। फिर रोटी मेकर, कॉफी और टी मेकर, वेजिटेबल कटर और किचन का सारा सामान किचन में ले जाकर रखकर जैसे ही वो हॉल में आती हैं, वहां बैठी उनकी सास। बहू, एक कप चाय मिल जाती तो सफर की थकान दूर हो जाती। बस मम्मी जी 5 मिनट रुकिए, फिर आप जादू देखिए। वर्षा किचन में जाती है और फटाफट टी मेकर में पानी, चाय पत्ती, शक्कर, दूध पाउडर, चाय मसाला और अदरक डालकर चाय बनाने लगती है। तब तक उसकी देवरानी अपने साथ लाई वैक्यूम क्लीनर से पूरा हॉल साफ करके चमचमाचम चकाचक कर देती है। इतनी जल्दी सब साफ भी कर दिया। काश हमें पहले पता होता कि तुम इतना काम कर सकती हो। ये तो मुझे भी अभी ही पता चला। अब बताइए किसे क्या खाना है? मैं तो सैंडविच खाऊंगा। मेरे लिए बस दाल चावल बना दो और मेरे लिए कोल्ड मिल्क शेक। तभी किचन से चाय लेकर वर्षा वहां सबको चाय देती है। चाय देकर वर्षा अपनी देवरानी के साथ पानी की मोटर लेकर बैकयार्ड पहुंच जाती है। दोनों फटाफट मोटर में पाइप जोड़ती हैं और फिर स्विच बोर्ड से पावर लेकर मोटर के एक छोर का पाइप झरने में डालती हैं और दूसरे छोर से सब्जी के पौधों की सिंचाई करती हैं और फिर टमाटर तोड़ने लगती हैं। इस बार तो हम खुद भी एंजॉय करेंगे और पूरी फैमिली को भी करवाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी टमाटर तोड़ के जल्दी से किचन में जाती हैं और जल्दी जल्दी किचन अप्लायंसेस की मदद से दाल, चावल, सैंडविच और मिल्क शेक बनाकर हॉल में सब लोगों को सर्व करती हैं। लो, हो गया। ये रहा गर्मा गर्म दाल और चावल, मिल्क शेक और सैंडविच भी। ये रही आपकी कॉफी और ये रहा मिल्क शेक। अरे वाह बहू, इतनी जल्दी? पापा जी, हमने खेतों की सिंचाई भी पूरी कर दी है। अब हम जा रहे हैं झरने में नहाने। वो दोनों वहां रखी बॉल उठाती हैं और झरने के पास पहुंच जाती हैं और जैसे ही उनके चेहरे पर पानी के छींटे पड़ते हैं, आखिरकार इस गर्मी से अब राहत मिलेगी। वर्षा फटाफट झरने के नीचे पत्थर में ध्यान की मुद्रा में बैठ जाती है और उसकी देवरानी झरने के नीचे अपनी बॉल से खेलते हुए बटरफ्लाई स्विम करने लगती है। फिर कुछ देर बाद अपनी जेठानी पर पानी के छींटे मारने लगती है। देखो जेठानी जी, ऐसे होता है बटरफ्लाई स्विम। वर्षा अपनी आंखें खोलती है और अरे मैं ध्यान लगा रही हूँ, बाद में देख लूंगी। तभी मालती वहां पहुंचती है, गायत्री के पास छलांग लगा देती है। अरे आप दोनों यहाँ अकेले मस्ती करने आई हो, मुझे भूल गई क्या? अरे हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आप भी आओ। गायत्री वर्षा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर पानी में खींच लेती है। तभी माधव और वृंदा वहां आते हैं। अरे मम्मी पापा, आप भी आइए, हम सब साथ में यहाँ वॉलीबॉल खेलेंगे। वो दोनों भी पानी में उतर जाते हैं और शाम तक बॉल से खेलते हुए नहाते रहते हैं और फिर एक साथ झरने से बाहर निकलकर पानी में पैर डाले पत्थरों पर बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों और नदी में पानी पीते मवेशियों को देखते हैं। यही है सुकून, शहर की भाग दौड़ से दूर दिल का सुकून। तभी वहां विवेक और अभिनंदन फिशिंग रॉड और पकड़ी हुई मछलियां लेकर आते हैं। आज की शाम ताजा ताजा मछलियों का डिनर होगा, वो भी बॉन फायर में। वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वो सभी वहां से बैकयार्ड में जाते हैं और सूखी लकड़ियां लाकर झरने के पास ही बॉन फायर जला लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी फार्म हाउस के अंदर जाकर नींबू, मिर्च, नमक और प्लेट्स ले आती हैं। पूरा परिवार बॉन फायर के आसपास झरने की ठंडी हवा के बीच बैठ जाता है। विवेक और अभिनंदन मछलियां भूनते हैं और फिर नमक, नींबू और मिर्च लगाकर पूरा परिवार साथ में खाता है। अरे वाह, इस झरने से हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी है। हम यहीं नहाते थे, यहीं खेलते थे। हाँ बहू, ये विवेक तो बड़ा नालायक था। स्कूल जाने से बचने के लिए इसी झरने के नीचे छुप जाया करता था और हम ढूंढते रह जाते थे। अच्छा, तभी सब हंसने लगते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा जिनका फार्म हाउस झरने के किनारे होगा। तभी कुछ पक्षी पानी पीने आते हैं और बंदरों का झुंड झरने के ऊपर से कूदने लगता है। वो सभी पक्षियों और बंदरों को ध्यान से देखने लगते हैं। देखो बहू, यहाँ एक फायदा ये भी है कि हम यहीं बैठे बैठे वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं। हाँ मम्मी जी, कितना प्यारा नजारा है। उस रात पूरा परिवार वहीं खुले आसमान के नीचे
झरने के बगल में ही सो जाता है और फिर अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपने साथ लाइव फ्लोटिंग राफ्ट्स में हवा भरकर झरने में उतरती हैं। तभी माधव उनके पास आते हैं और अरे बहुआ, आज का क्या प्रोग्राम है? मैंने उसका इंतजाम कर लिया है, आज हम झरने में राफ्टिंग करेंगे। गायत्री झरने के पास तैर रहे राफ्ट्स की तरफ इशारा करती है और वो देखिए, हम सबके लिए पोर्टेबल राफ्ट लाए हैं, हम सब साथ में रेस भी लगाएंगे। देखते ही देखते पूरा परिवार पानी में उतर जाता है और एक एक करके राफ्ट में सवार भी हो जाता है। तो शुरू करें राफ्टिंग? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। वो सभी पैदल चलना शुरू करते हैं और कुछ ही देर झरने और फार्म हाउस से दूर सब्जियों के हरे भरे खेतों के बीच पहुंच जाते हैं। माधव खेतों की तरफ इशारा करते हैं और देखो बहू, वो जो खेत दिखाई दे रहे हैं ना, वो हमारे हैं। खेत देखते हुए वो सभी गांव के पास तक पहुंच जाते हैं। गांव के किनारे किनारे राफ्टिंग करते हुए वो सब नदी में लोगों को नहाते हुए, कपड़े धोते हुए, मवेशियों को पानी पीते हुए देखते हैं। देखो बहू, ये हमारा गांव है और ये हमारे गांव के लोग हैं। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राफ्टिंग करते हुए इतना मजा आएगा और गांव इतना सुकून भरा हो सकता है। इसी सुकून की वजह से मैंने रेसिंग करने का फैसला बदल लिया। अब ऐसे ही शांति से राफ्टिंग करना है। राफ्टिंग करते हुए वो सभी गांव के बाहर तक निकल जाते हैं और फिर राफ्टिंग करते हुए वापस झरने के पास पहुंच जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी झरने से बाहर निकलती हैं और फार्म हाउस के अंदर बाथरूम में जाकर सूखे कपड़े पहनकर किचन में जाकर फटाफट रोटी सब्जी दाल चावल बनाकर पूरे परिवार को हॉल में सर्व करती हैं। जिसने भी फार्म हाउस पर केस किया था वो वाकई बहुत बुरा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम यहाँ पहले ही मजे कर लेते। अरे कोई बात नहीं बहू, देर आए दुरुस्त आए। अच्छी चीजें इंतजार करने के बाद मिले ना तो और अच्छी हो जाती है। सही कहा पापा जी। अब खाना खाकर वो सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी बैकयार्ड में जाती हैं और आम के पेड़ पर रस्सी से झूले डालकर एक साथ झूले में बैठकर झूला झूलते हुए झरने को देखती हैं। और एक और शहर है जहाँ इन दिनों लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं होगा और एक तरफ ये झरना है जिसके पानी में हम मजे ले रहे हैं। जेठानी जी, अगर शहर के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं तो ये उन्हीं की गलती है। तालाब मारकर कॉलोनियां बसा रहे हैं, नदियों को नाले बना दिए हैं। सही कहा देवरानी जी, लोगों को ये समझना होगा कि ये जो परेशानियां उनके सामने आकर खड़ी हो गई हैं, ये उन्होंने ही पैदा की है, वरना नेचर तो सबको बराबर ही मानती है। झूला झूलती हुई दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी सोच एक दूसरे से साझा करती हैं और फिर शाम के समय झरने के ऊपर जाकर बंजी जंपिंग एक्सपर्ट बुलाकर बंजी जंपिंग का सेटअप लगवाती हैं। झरने के नीचे खड़ा उनका पूरा परिवार उन्हें झरने के ऊपर खड़ा देखता है। अरे बहुओ, तुम दोनों वहाँ क्या कर रही हो? बंजी जंपिंग एक्सपर्ट गायत्री के पैरों में रस्सी बांधता है और वो झरने के ऊपर से कूद पड़ती हैं। बंजी जंपिंग, यूहू! फिर क्या था, एक एक करके पूरा परिवार बंजी जंपिंग करता है और सूरज ढलने से ठीक पहले झरने के ऊपर बैठकर नारियल पानी पीते हुए अपने फार्म हाउस, झरना और ढलता हुआ सूरज देखने लगता है। गांव में पूरी फैमिली के साथ बैठकर नारियल पानी पीना कितना सुकून भरा होता है ना। हाँ, खासकर गर्मियों में झरने के किनारे। बहू, मैं तो सालों से यही करता आया हूँ। गर्मियों में पूरे परिवार के साथ इसी फार्म हाउस में छुट्टियां मनाता था और नारियल पानी पीता था। बस वो सब नहीं किया जो तुमने इस बार किया है। अब हम भी इस परिवार का हिस्सा हैं। अब हम भी हर गर्मी ऐसे ही बिताया करेंगे। वो भी एक दूसरे के कंधे पर सिर रखते हैं और नारियल पानी पीते हुए ढलता हुआ सूरज देखते हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर झरने के पास वाले फार्म हाउस में इस बार के एक्सपीरियंस यादगार बना देती हैं।